देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओवरलैपिंग से पहले मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर स्मॉलर इन साइज होगा तो बेटर ओवरलैपिंग होगी, लार्जर इन साइज होगा तो बेटा आपकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर एटम और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर स्मॉलर है तो आपकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। तो इसके लिए एक पॉइंट लिख देता हूं मैं पहले, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड साइज ऑफ एटम्स स्मॉलर। तो बेटा ऐसी कंडीशन पर ओवरलैपिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, इफेक्टिव होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और साइज ऑफ एटम अगर स्मॉलर होगा तो ओवरलैपिंग हमेशा इफेक्टिव होगी। चलो इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 जो कि आपके 12th क्लास के अंदर है, जहां से मेरा पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन N2 इज एग्जिस्ट इन गैसेज फॉर्म। अर्थात N2 जो होता है, मतलब नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस पर एट रूम टेम्परेचर पर, बट फास्फोरस डज नॉट एग्जिस्ट इन P2 फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिएगा आप लोग, कि नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट फास्फोरस जो होता है वो P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। कहां पर? एट रूम टेम्परेचर पर। अर्थात फास्फोरस P2 की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर होता है। इसका रीजन क्या है? तो जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन है, आपको पता है नाइट्रोजन के इस वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वाले सेल में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। अगेन एक और नाइट्रोजन होगा, 2 नाइट्रोजन एटम है, इसके अंदर वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर आपके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर मेरे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखो यहां पर इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी बेटा? यहां से इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो पहला बॉन्ड आपका ये बनेगा। तो ये आपका पहला बॉन्ड बन गया जो कि सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा? 2p वाला। अब आपको पता है फर्स्ट सिग्मा के बाद में जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब आपके आगे के जो बॉन्ड बनेंगे बेटा, ये आपके क्या हो जाएंगे? 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि 2py है। अर्थात 2py है। तो बताओ यहां पर नाइट्रोजन के अंदर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है? 1 सिग्मा और कितने पाई है बेटा? 2 पाई है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसके अंदर आपका 1 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या होगा बेटा? एक लॉन पेयर भी है। इसके ऊपर एक क्या है बेटा? आपका लॉन पेयर भी है। अब अगर हम यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर डायग्राम अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो मैं इसका स्ट्रक्चर डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप देखिएगा, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, क्योंकि p 3 होते हैं, pxy pz। सेकेंड ये फर्स्ट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सेकेंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, उसके अंदर एक ओवरलैपिंग तो ऐसे होगी, ये फर्स्ट ओवरलैपिंग हो गई और इस फर्स्ट ओवरलैपिंग के बाद यहां से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड ओवरलैपिंग और थर्ड ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो सेकेंड ओवरलैपिंग से यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन गया। थर्ड ओवरलैपिंग होगी, अगेन यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये बेटा आपके नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? 2p और 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा था कि नाइट्रोजन गैस होती है, इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन है कि इसके अंदर वीक वांडरवाल अट्रैक्शन होता है, वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट। अर्थात नाइट्रोजन के अंदर वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है बेटा, और वीक वांडरवाल फोर्स होने की वजह से नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होती है। आगे बात करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। बॉन्ड ऑर्डर से मतलब क्या है? सुन लीजिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं।
तो यहाँ पर 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा 3। आगे बात करूं मैं इसकी एटोमेटिसिटी सॉरी, इसकी एटोमेटिसिटी देखो, तो इसकी एटोमेटिसिटी कितनी होगी, तो बताओ नाइट्रोजन के फॉर्म में कितने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है 2, तो बेटा इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये नाइट्रोजन का पोर्शन हो गया। अब हम यहाँ से फास्फोरस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से फास्फोरस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सेम वही डिट्टो वापस, तो हम फास्फोरस ले रहे हैं, तो ये फास्फोरस है बेटा, इसके फास्फोरस के भी एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पी है, इसके अंदर भी आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, बट आपका ये 3s और 3p है, ध्यान दें। सेकेंड फास्फोरस मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर भी यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। यहां से बेटा वही शेयरिंग ओवरलैपिंग होगी। पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, अर्थात यहाँ पर आपके पास 3p सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कोई सा भी हो सकता है XYZ में से। उसके बाद में अब यहाँ से सेकंड जो 2 होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर 2 पाई बनेंगे, और वो जो 2 पाई है वो भी 3 पाई 3p पाई होंगे बेटा। अब आपको पता है बेटा 3p पाई का जो है वो लार्ज इन साइज है, इसलिए बेटा यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका रीजन सुन लीजिएगा, ड्यू टू लार्जर इन साइज, बेटा लार्जर इन साइज होने की वजह से यहाँ पर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, या हम ऐसे कह दें कि यहाँ पर बनने वाला वीक पाई बॉन्ड हो रहा है, तो वीक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए नो ओवरलैपिंग, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। और आपको पता है अगर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर पी ट्रिपल बॉन्ड पी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात वो आपके ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताओ फास्फोरस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होता, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है बेटा कि फास्फोरस का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से बेटा यहाँ पर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जिसके वाया वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर आपके ओवरलैपिंग नहीं होती, और ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से हम बोलेंगे कि फास्फोरस जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर बताओ फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा फास्फोरस जो है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है। तो हम यहां से नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा, हैंस फास्फोरस डज एग्जिस्ट विद सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखना फास्फोरस हमेशा सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करता है, वो डबल बॉन्ड के साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या स्ट्रक्चर होता है फास्फोरस का, तो मैं यहाँ से फास्फोरस का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आपको। बेटा फास्फोरस जो होता है वो P4 की फॉर्म में होगा और टेट्राहेड्रल की तरह, तो ये आपका P4 फॉर्म हो गया, जिसके अंदर ये हो गया, और ये बॉन्ड एंगल आपका कितना हो गया बेटा 60 डिग्री का हो गया। आप देखो यहाँ पर हर फास्फोरस जो है इसके साथ यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है, और हर फास्फोरस के साथ लोन पेयर है, और एक फास्फोरस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा, तो एक फास्फोरस पर 3 सिग्मा और आपका एक लोन पेयर है। अब इसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ से। तो इसके की पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मेरा की पॉइंट है, यहाँ पर टोटल 6 PP सिग्मा बॉन्ड है बेटा, टोटल फास्फोरस के बाद में 6 सिग्मा बॉन्ड है। नंबर 2, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल बिटवीन फास्फोरस इक्वल टू 60। आप देखो फास्फोरस के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। फास्फोरस अर्थात ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है बेटा 60 डिग्री का है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देखो बेटा यहाँ पर एंगल 60 डिग्री होने की वजह से ये हाईली टेंशन मॉलिक्यूल है, हाईली टेंशन मॉलिक्यूल है बेटा, ये बहुत ज्यादा टेंशन वाला मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ बहुत कम, मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बहुत कम है। तो हाईली टेंशन मॉलिक्यूल ड्यू टू स्मॉलर एंगल, बेटा इसका एंगल जो है वो स्मॉल होने की वजह से एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए हाईली टेंशन मॉलिक्यूल है। और हाईली टेंशन होने की वजह से बेटा लेस स्टेबल है, बेटा ये आपका लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल होने के साथ साथ क्या होगा बेटा मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल भी है, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है।
अगर मैं बात करूं यहां से तो ये कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, P4 में। तो बताओ इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी। तो बेटा इसकी अगर मैं एटोमेसिटी की बात करूं तो इसकी एटोमेटिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। और अगर मैं यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये जो फास्फोरस का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके कंक्लूजन और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से भी हमने जो डिस्कस किया उससे मेरे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है, तो देखिएगा। अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन की बात करूं तो बेटा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और एक आ रहा है फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस, हालांकि तो एग्जिस्ट नहीं करता। इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा, फास्फोरस फास्फोरस का, तो ये हो जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा तो बेटा इसके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी इससे ज्यादा होगा क्योंकि स्मॉलर इन साइज है। अब डिस्कस करेंगे यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन N4, अर्थात नाइट्रोजन कभी भी N4 नहीं बनाता, बट फास्फोरस एग्जिस्ट इन P4 सॉलिड वाई, जबकि फास्फोरस जो होता है बेटा वो P4 की फॉर्म में सॉलिड में रहता है, ऐसा क्यों। तो जरा देखिएगा, इसके लिए भी हम यहां से अब P4 और N4 बनाएंगे। आपको पता है अगर नाइट्रोजन N4 में होगा तो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर और ये बॉन्ड बना दिया। ऐसे ही फास्फोरस है, ये फास्फोरस है लोन पेयर और ये बॉन्ड बना दिया मैंने। अब आप देखो मैं यहां से कंपेयर करूंगा सबसे पहले किसके लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। तो बताइएगा इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और आपको पता है थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं बेटा उनका साइज सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होता है। अब बारी आती है किसकी बेटा, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड एनर्जी। आप देखो पहले बॉन्ड लेंथ भी इसका ज्यादा था बट बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा थी। अब की बार बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा अब की बार बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस वाले की ज्यादा है, नाइट्रोजन वाले की कम है। ऐसा क्यों, जबकि आप देखो ऊपर नाइट्रोजन वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, तो उसके लिए मैं एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले पॉइंट क्या सुन लेना बेटा, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन कंसीडर ओनली सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ध्यान रखना बेटा, लोन पे रिपल्सन केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पे कंसीडर होता है, और वो भी किसके साथ, विद सिंगल बॉन्ड के साथ, नॉट कंसीडर मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड है, अगर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है तो बेटा हम वहां पर कभी भी लोन पेयर को रिपल्सन को कंसीडर नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से आप समझिएगा क्या पॉइंट है। आप देखिएगा बेटा अगर लोन पेयर रिपल्सन आप कहीं भी कंसीडर कर रहे हो तो वो केवल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट पर ही अप्लाई होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट का साइज सेकेंड के कंपेयर में ज्यादा होता है। दूसरा, और लोन पे रिपल्सन भी केवल सिंगल बॉन्डेड एटम पर होगा, डबल बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्डेड पर नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, तो जरा मैं इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप देखिएगा बेटा, बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी मैंने इसका ज्यादा बताया, इसका कम बताया। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजन, जब चार नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो यहां पर हम बोलेंगे लोन पेयर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात यहां पर बेटा नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, उनके जो लोन पेयर है उन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जबकि आपको पता है बेटा यहाँ पे नो रिपल्सन, अर्थात यहाँ पर कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, तो इसके रीजन के बारे में अब यहाँ से हम स्टडी करेंगे। जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये लोन पे रिपल्सन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू स्मॉलर साइज। किसकी वजह से हो रहा है बेटा, स्मॉलर साइज की वजह से हो रहा है। चलो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर आपने ट्रिपल बॉन्ड पे ये रूल क्यों नहीं लगाया और सिंगल बॉन्ड पे क्यों लगाया।
तो आप जरा देखो, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होगा तो बेटा उसके पास एक लोन पेयर ऐसे होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और जब यही नाइट्रोजन आपके सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा, लोन पेयर ये होगा, तो बेटा ये आपका sp3 होगा। अब अगर मैं यहां से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं सिंगल बॉन्ड पे, तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ ये लोन पेयर है बेटा। आप देखो बेटा, यहाँ पर ये लोन पेयर है, इधर आपका बॉन्ड पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है। तो बेटा इस लोन पेयर को यहाँ पर आपको स्पेस जो है, अर्थात इस लोन पेयर को फैलने के लिए यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलेगा। क्यों? उसका रीजन देखो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से 3 आपके बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। जबकि अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर आपके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर आपके पास ओनली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से एक बॉन्ड पेयर है और एक आपका लोन पेयर है। तो बेटा यहाँ पर केवल मुझे 2 बॉन्ड बनाने हैं, वहां पर 4 बॉन्ड बनाने हैं, अर्थात वहां पर 4 को रखना है, यहाँ पर 2 को रखना है। तो बेटा जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन पे मैं रखूंगा तो ये लोन पेयर ऐसे रह जाएगा और आपका ये जो बॉन्ड है वो ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो रिपल्सन कम होगा, जबकि वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। कहने का क्या मतलब है, दोबारा समझना बेटा। जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा तो इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इसमें से आपके 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है। तो मुझे एक स्पेस पर 4 बॉन्ड बनाने हैं। आप बताओ, अगर एक स्पेस पे 4 बॉन्ड बनाऊंगा तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। जबकि नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है तो बेटा वहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसमें एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है। तो बेटा यहाँ पर स्पेस वही है, स्पेस दोनों में बराबर है। यहाँ पर जहां जो स्पेस था उसमें 4 को रखना है, यहाँ पर उसी स्पेस में 2 को रखना है। तो बताओ कहां पर ज्यादा रिपल्सन होगा? 4 वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको बेहतर तरीके से समझा दूं। जैसे मान लीजिएगा ये कोई आपके पास स्पेस है, इसमें आपको 4 आदमियों को बिठाना है और यही स्पेस है, अब इसके अंदर आपको 2 को बिठाना है। बताओ जब 4 को बिठाओगे तब ज्यादा रिपल्सन होगा या 2 को बिठाओगे जब ज्यादा रिपल्सन होगा? तो बेटा जब इसके अंदर 4 बैठेंगे तब रिपल्सन ज्यादा होगा और जब 2 बैठेंगे तब रिपल्सन कम होगा। इसलिए ध्यान रखना कि आपका लोन पे रिपल्सन जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट पर और केवल सिंगल बॉन्ड पे कंसिडर होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पे कंसिडर नहीं होते हैं। क्योंकि जैसे ही मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा, आपको पता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम हो जाएंगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कम होते चले जाएंगे, रिपल्सन भी क्या होता चला जाएगा बेटा? कम होता चला जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पेयर है, इस पेयर को हम बोलते हैं सुपर पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? सुपर पेयर। चाहे डबल बॉन्ड का हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड का हो, उसको हम हमेशा सुपर पेयर बोलते हैं। इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो ऐसा रिपल्सन की वजह से N4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि आपका फास्फोरस है वो इजिली एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी के साथ एक और पॉइंट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां से। वो पॉइंट यह है कि बेटा P2 जो है फास्फोरस, P2 फास्फोरस जो है सॉलिड फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट। ये कभी भी सॉलिड फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। बट बेटा P2 जो फॉर्म है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाती है, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखना, फास्फोरस जो है वो P2 फॉर्म के अंदर सॉलिड में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सप्लेन होता है बेटा MOT से, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसी के साथ आपके ग्रुप 15 से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।